हेलो एवरीवन, दिस इज़ एहसान सर। तो आप सभी का आपका अपने प्यारे चैनल उन्नति एहसान में वेलकम है, स्वागत है, खुशामदीद है। तो आज हम लोग बेसिक फिजिक्स को आगे बढ़ाएंगे, जिसमें हम लोगों ने पिछले लेक्चर में वेक्टर स्टार्ट किया था। 12th के लिए, 11th के लिए, दोनों क्लास के बच्चों के लिए है। स्पेशली ये 12th के लिए बनाया गया है। तो 11th वाले बच्चे भी देख सकते हैं, 12th वाले बच्चे भी देख सकते हैं। तो 12th वाले बच्चों को मैं आगे पढ़ाने के से पहले मैं बेसिक पढ़ा रहा हूँ वेक्टर्स। और वेक्टर्स की समझ बहुत ज़रूरी है, वेक्टर का कंसेप्ट बहुत ज़रूरी है, क्योंकि पूरे फिजिक्स में आपको इसका कंसेप्ट कहीं ना कहीं यूज़ हो जाएगा। और बच्चों को इसका कंसेप्ट नहीं पता होता है तो फिजिक्स समझने में नहीं आता है, फिजिक्स विजुलाइज नहीं कर पाते बच्चे। अब फिजिक्स पढ़ने में फिर मज़ा नहीं आता है। तो अगर आप इस चैप्टर को समझना चाहते हो अच्छे से, बहुत बढ़िया से, तो मेरे एक एक बात को फॉलो करो, मेरे एक एक लेक्चर को फॉलो करो। आपको देखो कि ज़बरदस्त हो जाएगा आपका वेक्टर। अब वेक्टर ज़बरदस्त हुआ, समझ जाओ कि आपका फिजिक्स ज़बरदस्त हो जाएगा। आपको मज़ा आ जाएगा पढ़ने में फिजिक्स। आप तब फिजिक्स में आपको मन लगने लगेगा। तो मैं आप लोगों के दिक्कत को दूर करने की कोशिश कर रहा हूँ, ताकि चूँकि बहुत सारे बच्चे 12th में 11th में नहीं पढ़े होते हैं। जो बच्चे 12th वाले हैं वो 11th में नहीं पढ़ते हैं वेक्टर को सही से। मैं उनके लिए ये लेक्चर वीडियो बना रहा हूँ, ठीक है। फिर ये वीडियो में तो मैं पूरी बात बता ही रहा हूँ, ज़रूरत की सारी बातें। लेकिन एक और 11th के बच्चों के लिए भी वेक्टर का मैं एक और वीडियो एकदम पर्टिकुलर सीरीज़ वाइज चलाऊँगा, जिसमें बहुत डिटेल से मैं करवाऊँगा। लेकिन इसमें मैं ज़रूरत के तहत पढ़ा रहा हूँ, जितना 12th वाले को ज़रूरत है। फिर भी मैं इसमें पूरा कंप्लीट कोर्स कर रहा हूँ कि पूरा कंसेप्ट आपको दे दूँ, कोई चीज़ छोड़ूँ नहीं, ओके। और उसके अलावा एक और इम्पॉर्टेंट बात है कि मैंने इससे पहले एक लेक्चर इसमें इस वेक्टर चैप्टर में 1.5 घंटे का डाल रखा है, ओके। वो 1.5 घंटे का वीडियो है। मैंने उसमें बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट सब, बहुत अच्छे क्वेश्चन सब मैंने किए हैं। क्वेश्चन से कंसेप्ट क्लियर होता है। तो आप लोगों से मेरा रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग वो लेक्चर नहीं देखो, पहला लेक्चर 01 वेक्टर का, ओके, तो आप मेरे चैनल को विजिट करो, जाके डायरेक्टली देख लो आप वहाँ जा करके बेसिक फिजिक्स में। या आप ऐसा कर सकते हो कि आप मैं उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहाँ से भी जाके देख सकते हो, ठीक है। और अगर कोई वीडियो बड़ा हो जाता है, अगर कोई वीडियो बहुत बड़ा हो जाता है, 1.5 घंटे का वीडियो हो जाता है, तो बहुत सारे बच्चे देख लेते हैं। बहुत सारे बच्चे कहते हैं सर हमसे हो जाता है, वीडियो देख पाते हैं। बहुत सारे बच्चे का कंप्लेन रहता है, सर इतना लंबा वीडियो यूट्यूब पर नहीं हो पाता, सर पढ़ाई नहीं हो पाता है। तो कोई बात नहीं है, वो आप उसको टुकड़ों में बांट लो, पार्ट वाइज कर लो। 10 मिनट देखो, 15 मिनट देखो, फिर 20 मिनट देखो, थोड़ा थोड़ा गैप पे देखो, लेकिन ज़्यादा लंबा गैप मत करना। इसलिए कि अगर ज़्यादा लंबा गैप करोगे ना, तो जो कंसेप्ट तुमने पढ़ा है वो पूरा भूल जाओगे, फिर तुमको फिर से रिवीजन करना पड़ेगा। तो 15-20 मिनट के गैप पे, 10 मिनट के गैप पे, आधा घंटा के गैप पे, 1 घंटा के गैप पे आप देख सकते हो। आप ऐसे करके कंप्लीट कर सकते हो। देखो मैंने जो जो 1-1.5 घंटे का जो वीडियो बनाया है, उसमें मैंने पूरा कंसेप्ट दिया है, पूरा कंटेंट दिया है। शॉर्टकट वीडियो नहीं बनाया मैंने। शॉर्टकट वीडियो बनाना भी उचित नहीं है, सही नहीं है, मुनासिब नहीं है, वो गलत है, क्योंकि बच्चों का कंसेप्ट बिगड़ जाता है। इसलिए आप लोग थोड़ा पेशेंस रखो, आप वीडियो पूरा देखो, ठीक है, स्किप मत करो। चलो, तो इसी बात को स्टार्ट करते हुए हम लोग आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक है वेक्टर्स में हम लोग पढ़ेंगे पोजीशन वेक्टर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हर जगह इस्तेमाल होता है, न्यूमेरिकल में भी इसका बहुत यूज़ होता है। तो चलो मैं आपको बताता हूँ क्या होता है पोजीशन वेक्टर। देखो मैं एक चीज़ बताता हूँ, मैंने नोट्स बना रखा है, आप लोग एक ही स्लाइड आज पढ़ाना है, सो डोंट वरी अबाउट दैट, ओके। तो देखो पोजीशन वेक्टर क्या होता है। तो देखो पोजीशन वेक्टर जो है ना, वो आपका ऑरिजिन के रिस्पेक्ट में बनाया जाता है। ऑरिजिन के रिस्पेक्ट में ध्यान देना, जैसे किसी पॉइंट का पोजीशन वेक्टर लिखना है, तो क्या करो कि पहले आप कोऑर्डिनेट एक्सिस डालो, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस या जेड एक्सिस। 2D भी खींच सकते हो, 3D भी खींच सकते हो। मैं आपको वाइट पेज पर ले जाता हूँ तो ज़्यादा क्लैरिटी मिलेगा आपको। जैसे मान लो मुझे मैं एक एक्स एक्सिस बना रहा हूँ, वाई एक्सिस बना रहा हूँ, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ठीक है। अब मुझे कोई पॉइंट है यहाँ पर, जैसे मान लो कोई पॉइंट है, ये पी पॉइंट है, मुझे पी पॉइंट का पोजीशन वेक्टर चाहिए। तो पोजीशन वेक्टर के लिए क्या करते हैं कि ऑरिजिन को हम लोग हमेशा फिक्स कर लेते हैं। पोजीशन वेक्टर के लिए अब ऑरिजिन से उस पॉइंट को ज्वाइन कर देते हैं, उस पॉइंट को ज्वाइन कर देते हैं। तो ऑरिजिन तुम्हारा ये जो नया वेक्टर बना, इस वेक्टर का ऑरिजिन जो है वो इनिशियल पॉइंट हो गया। इनिशियल पॉइंट जैसे वेक्टर को इस तरह लिखते हैं एरो दे करके, तो जो ये जो है ना, जिसको हम लोग टेल कह रहे हैं, टेल हो गया आपका इनिशियल पॉइंट, ये हेड हो गया ये वाला। तो ये जो जिस पॉइंट का भी पोजीशन वेक्टर लेना है ना, उस पॉइंट को ऑरिजिन से मिला देना है हमेशा। यानी कि ऑरिजिन को मिलाने के बाद जो वेक्टर बनेगा उस पॉइंट की ओर, वो वेक्टर हमेशा उस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर होगा। और उस केस में ऑरिजिन हमेशा उसका इनिशियल पॉइंट होगा, यानी कि ऑरिजिन उसका फिक्स है, ओके। यानी कि इनिशियल पॉइंट फिक्स है कि वो ऑरिजिन से ही आएगा। तो उसको हम लोग कहते हैं पोजीशन वेक्टर। जैसे पी का पोजीशन वेक्टर हो जाएगा ओ पी, क्या हो जाएगा, ओ से पी की ओर ओ पी। अगर मैं यहाँ पर ए लिख दूँ या क्यू लिख दूँ, क्यू का पोजीशन वेक्टर हो जाएगा ओ क्यू, ओ क्यू। ओ ऑरिजिन फिक्स है, पॉइंट का पोजीशन वेक्टर होता है, ओके। तो आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड, ओके। चलो, तो मैं आपको यहाँ पर नोट में लिख रखा है, दिक्कत नहीं है, देखो
मैंने लिख रखा है। 2D में भी चलेगा, 3D में भी चलेगा। ओके चलो, तो देखो मैंने लिखा पोजीशन वेक्टर किसे कहते हैं। तो पोजीशन वेक्टर जिस वेक्टर का इनिशियल पॉइंट ऑरिजिन हो, बात खत्म। इनिशियल पॉइंट इज ऑरिजिन, माने इसका इनिशियल पॉइंट फिक्स होता है जनरली। ओके वैसे हम लोग अपने सिलेबस में ऑरिजिन को ले लेते हैं इनिशियल पॉइंट। ओके तो पोजीशन वेक्टर जैसे मैंने यहाँ लिखा है, आप लोगों को ध्यान देना, मैंने यहाँ पे लिखा है कि पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट ए, पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट ए, पॉइंट का होता है पोजीशन वेक्टर ओ ए, ऑरिजिन से स्टार्ट करो। ओके पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट ए इज ओ ए वेक्टर। मान लो बी का पोजीशन वेक्टर बोल दिया तो ओ बी वेक्टर, मान लो कि आर का पोजीशन वेक्टर बोल दिया तो ओ आर, पी पॉइंट का बोल दिया तो ओ पी वेक्टर। बहुत ईजी है। ओके बहुत ईजी, इट्स सो ईजी, एज सिंपल एज दैट। ओके तो ओ ए वेक्टर ये पॉइंट ए का पोजीशन वेक्टर, कभी भी ए बाद ओ बाद में नहीं आएगा हमेशा। ये अगर ओ बाद में तुमने लिख दिया तो ओ जो है तुम्हारा यानी ऑरिजिन जो है वो फाइनल पॉइंट बन जाएगा। ऐसा हो ही नहीं सकता। पोजीशन वेक्टर को डिफाइन किया गया है कि जिसका इनिशियल पॉइंट ऑरिजिन हो। तो पोजीशन वेक्टर के लिए हम लोग लिखते हैं ओ ए। ओके यानी कि उसका इनिशियल पॉइंट ओ लेंगे, ऑरिजिन के रिस्पेक्ट में लेंगे हमेशा। तो देखो ये पोजीशन वेक्टर ओ ए, ये ओ ए जो हुआ आपका ए पॉइंट का पोजीशन वेक्टर हुआ। अब मैंने मान लो कि ये 2D मैंने लिया, 2D समझना अच्छा से। अब कुछ मैं एक खास बात बताता हूँ। 2D में ये मान लो कि पॉइंट ए का 2 कोऑर्डिनेट होगा, पॉइंट ए का 2 कोऑर्डिनेट होगा, एक एक्स कोऑर्डिनेट एक वाई कोऑर्डिनेट। ओके अब एक्स कोऑर्डिनेट जो होगा वो एक्स एक्सिस पर डिस्टेंस होता है, अब वाई कोऑर्डिनेट जो होता है वो वाई एक्सिस पर डिस्टेंस होता है। अब मुझे चाहिए ये ओ ए वैक्टर एक्स और वाई के टर्म में। तो आप तो जानते हो, मैंने बताया था पिछले लेक्चर में भी कि जो एक्स है, एक्स एक्सिस का जो वैल्यू है उसको आई से मल्टीप्लाई कर दो तो वेक्टर मिल जाएगा। आई से क्यों सर? क्योंकि एक्स एक्सिस के अलॉन्ग यूनिट वेक्टर आई कैप लेते हैं और वाई एक्सिस के अलॉन्ग यूनिट वेक्टर जे कैप लेते हैं। तो अगर x को तो मल्टीप्लाई कर दो आई से तो ओ भी वेक्टर मिल जाएगा, अब y को मल्टीप्लाई कर दो जे से तो आपको बी ए वेक्टर मिल जाएगा। बी ए लेना, बी ए भी नहीं लेना, बी ए। ओके ऐसे करके। तो देखो मैंने यहाँ लिख रखा है, ध्यान देना आप लोग अच्छा से। मैं यहाँ पर आपको बताता हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरी भी बताने वाला हूँ मैं, डोंट वरी। तो मैंने यहाँ लिख दिया आप लोगों को, देखो गौर से अच्छा से। तो देखो यहाँ पर मैंने ओ ए वैक्टर लिखा, देखो ये डिस्प्लेसमेंट वैक्टर कहलाता है, ये पोजीशन वेक्टर है, सॉरी डिस्प्लेसमेंट नहीं पोजीशन वेक्टर है। अब मुझे पोजीशन वेक्टर चाहिए आई जे के टर्म में। कभी भी 2D में रहेगा ना या 3D में तो आपको पोजीशन वेक्टर को हमेशा आई जे के टर्म में लिखना पड़ेगा, आई जे के कैप के टर्म में, ठीक है, यूनिट वेक्टर के टर्म में। तो एक्स को आई से मल्टीप्लाई कर दो, वाई को जे से, और यहाँ पर 3D होता तो जेड को के से मल्टीप्लाई कर देता, जेड कोऑर्डिनेट भी होता 3 कोऑर्डिनेट हो जाता, ठीक है। चलो तो एक्स आई वाई के वाई जे और उसके बाद जेड हो जाता तो जेड के कैप। ओके चलो, तो मैंने क्या किया, देखो आप लोग देखो वेक्टर को ऐसे लिखोगे, ये आपका एक वेक्टर पोजीशन वेक्टर हुआ था, इसको लिखने यहाँ तक पहुँचने के लिए तुम ऐसे भी पहुँच सकते हो, ओ बी वेक्टर और बी ए वेक्टर, ऐसे भी तो जा सकते हो। मुझे पॉइंट ए तक जाना है तो पॉइंट ए तक आप 2 तरीक़े से जा सकते हो, या तो डायरेक्टली ओ ए वेक्टर, ये हो गया एक तरीका, तो ओ ए वेक्टर, और एक हो गया कि ओ बी वेक्टर में ये बी ए वेक्टर ऐड कर दो, तो ओ बी चलो फिर बी ए चलो, तो ऐसे भी पॉइंट ए तक पहुँचा जा सकता है। तो ओ बी वेक्टर प्लस बी ए वेक्टर, ए बी नहीं ओ बी से फिर बी ए चलेंगे ऐसे तब, तो ओ बी प्लस बी ए इज इक्वल टू ओ ए वैक्टर। इसी को बोलते हैं ट्राइंगल लॉ, ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ओके अगर आपको इसके बारे में बिल्कुल डिटेल से पढ़ना है तो अगर 11th में वेक्टर में पढ़ाने वाला हूँ मैं, उनमें बहुत डिटेल से एकदम चैप्टर वाइज टॉपिक वाइज पढ़ाने वाला हूँ, तो उसमें आपको पूरा क्लियर हो जाएगा। लेकिन अभी भी क्लियर हो गया, आपको ज़रूरत के लिए इतना ही काफ़ी है, ज़्यादा ही नहीं है इसमें। ओके कुछ ज़्यादा बड़ी बात नहीं है, लेकिन फिर भी इसमें बहुत डिटेल से पढ़ना है आपको। अगर क्वेश्चन सब करना है तो आप 11th का वेट कर सकते हो, लेकिन अदरवाइज आपके लिए ये इतना इनफ है। तो ना ओ ए वैक्टर इज इक्वल टू का हो जाएगा ओ बी वैक्टर प्लस बी ए वैक्टर, सिंपल सा बात है, इस तरह लिखा जाता है। देखो तो मैंने यहाँ लिख दिया, देखो ओ ए वैक्टर इज इक्वल टू ओ बी वैक्टर प्लस बी ए वैक्टर मैंने लिख दिया। अब बताओ मुझे ओ बी क्या है, ओ बी आपका एक्स आई कैप हो गया, मैंने बताया कि एक्स आई कैप है क्योंकि एक्स है ये, तो एक्स आई। अब ये क्या वाई जे कैप हो गया, ये वेक्टर फॉर्म में हो गया। इसको बोलते हैं वेक्टर फॉर्म में, कंपोनेंट फॉर्म में। तो ये जो पोजीशन वेक्टर ना, ये पोजीशन वेक्टर जो था, इस पोजीशन वेक्टर को हमने कंपोनेंट फॉर्म में लिख दिया, एक्स आई वाई जे। जो पॉइंट दिया रहेगा, जो भी पॉइंट का पोजीशन दिया रहेगा, जो भी पॉइंट का कोऑर्डिनेट दिया रहेगा, जैसे कोऑर्डिनेट है ना एक्स आई, तो एक्स को आई से मल्टीप्लाई कर दो, वाई को जे से मल्टीप्लाई कर दो, बहुत ईजी है, कुछ भी नहीं है। और उसका हमको मैग्नीट्यूड चाहिए, अगर इस पोजीशन वेक्टर का मुझे मैग्नीट्यूड चाहिए तो राइट एंगल ट्रायंगल वाला फॉर्मूला लगा तो पाइथागोरस थ्योरम, तो ओ ए स्क्वायर इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस ओ बी स्क्वायर, बहुत आसान है, कुछ भी नहीं है। देखो तो हो गया ओ ए स्क्वायर इक्वल टू ओ बी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर। अब रूट अंडर, अब ओ बी का वैल्यू एक्स है और ए बी का वैल्यू वाई है। कोऑर्डिनेट सिर्फ ये लेंगे, वेक्टर नहीं लेंगे, कन्फ्यूजन नहीं होना, मैग्नीट्यूड लेंगे सिर्फ एक्स और वाई। आई जे कैप लेने की जरूरत नहीं है क्योंकि लेंथ निकाल रहे हैं हम लोग, मैग्नीट्यूड निकाल रहे हैं, ठीक है। तो रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये फॉर्मूला हो गया। और ये ओ ए उसका वैल्यू हो गया, मैग्नीट्यूड बोलते हैं इसको, ओ ए वैक्टर का मैग्नीट्यूड है, लेंथ, माने ये वैक्टर कितना, ये जो पोजीशन वैक्टर हमने बनाया ये कितना लेंथ का है उसका मैंने मैग्नीट्यूड निकाल दिया। अब डायरेक्शन निकालना है, तो डायरेक्शन के लिए मैंने पिछले लेक्चर में बताया था आपको टेन अल्फा
टेन अल्फा, जो भी एंगल यहाँ पे अल्फा, जो अल्फा मैंने मान लिया, तो बाय एक्स, वाई कंपोनेंट बाय एक्स कंपोनेंट, यानी वर्टिकल कंपोनेंट बाय एक्स। अब एक एग्जांपल मैं करवा देता हूँ आपको। ये 3 4 दिया हुआ है क्वेश्चन में, सिर्फ ये पॉइंट दिया रहेगा, तो पहले पॉइंट का पोजीशन वेक्टर लिख दो। पोजीशन वेक्टर हमेशा ऑरिजिन के रिस्पेक्ट में लेना। बच्चे कन्फ्यूज जाते हैं, कभी भी मैं पी पॉइंट को ओ लिख दूंगा तो बच्चे कन्फ्यूज, सर पी को ओ पी क्यों लिख दिया आपने? अरे पोजीशन वेक्टर हम लोग लिख रहे हैं, पॉइंट वाले का पोजीशन वेक्टर लिखा जाता है, तो पोजीशन वेक्टर हमेशा ऑरिजिन के रिस्पेक्ट में होता है, हमेशा ऑरिजिन के रिस्पेक्ट में होता है। तो ऑरिजिन उसका इनिशियल पॉइंट होगा, तो ओपी वेक्टर लिख दो। ओपी वेक्टर तो 3i प्लस 4j हो गया। अब इसका मैग्नीट्यूड निकलना है, तो मैग्नीट्यूड 3 5 हो जाएगा, 3 का स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर पाइथागोरस। और आपको अगर इसका डायरेक्शन निकलना है कि कितना एंगल पे होगा, एंगल निकला अल्फा, तो ये टेन अल्फा इक्वल टू हो जाएगा वाई बाई एक्स। तो एक्स कोऑर्डिनेट आपका यहाँ पे, मैंने यहाँ पे लग रहा है गलती बना दिया है, हाँ ये मिस्टेक हो गया, बाई मिस्टेक हो गया। ये एक्स बाई कोऑर्डिनेट 4 है, अब एक्स कोऑर्डिनेट 3 है, तो फॉर्मूला क्या होता है, वाई बाई एक्स ना। ओके, तो देखो गौर से, वाई बाई एक्स मैंने यहाँ गलती लिख दिया है। वाई का वैल्यू है यहाँ पे आपको 4, तो ये 4 यहाँ होना चाहिए, 3 यहाँ होना चाहिए था, सही कर लेना आप लोग। ये 4 और ये 3, और ये वाई कोऑर्डिनेट लेना, वाई बाई एक्स 10 का वैल्यू, तो वाई का वैल्यू 4 हो गया, एक्स का वैल्यू आपका 3 हो गया। ओके, तो 4/3 होना चाहिए, ये 53 डिग्री होना चाहिए था, ये 53 डिग्री यानी 53 डिग्री, फिर ये मैंने 37 डिग्री दिया, 37 डिग्री के हिसाब से पॉइंट होना चाहिए 4 3, ये होना चाहिए था, तो मिस्टेक हो गया, आप लोग सही कर लेना। ये अल्फा का वैल्यू, ये सही कर लो, 4/3, टेन अल्फा का वैल्यू हो गया 4/3, ये 4 होना चाहिए था, ये 3 होना चाहिए, तो ये हो जाएगा 53 डिग्री 53 डिग्री, सही कर लेना आप लोग, ठीक है। 50 सही कर लो, अभी कॉपी में सही कर लो, बाद में फिर नोट्स आप डाउनलोड करो पीडीएफ में, तो यही मिलेगा, इसको सही कर लेना। हो जाता है मिस्टेक, हम लोग भी तो इंसान है, लिखने में मिस्टेक हो जाता है, लेकिन समझाने में गलती नहीं होगा, ठीक है, इस बात की मैं गारंटी लेता हूँ। चलो अब डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पर से। चलो अब मुझे मान लो 2 पॉइंट दिया हुआ है, एक बी पॉइंट है, एक ए पॉइंट है। अब यहाँ पर क्या है कि बी का पोजीशन वेक्टर ओ बी हो गया, ए का पोजीशन वेक्टर ए ओ ए हो गया। अब मुझे ए पॉइंट के हेल्प से, बी पॉइंट के हेल्प से पोजीशन वेक्टर ए बी पॉइंट निकालना, ए बी वेक्टर निकालना है, ए बी वेक्टर। अब ए बी वेक्टर निकालो या बी ए वेक्टर निकालो, इसको बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। क्या बोलते हैं? डिस्प्लेसमेंट। 2 पॉइंट के बीच का जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है उसको डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं, तो इसको डिस्प्लेसमेंट वेक्टर बोल सकते हो। तो एक पॉइंट बी है जिसका कोऑर्डिनेट है x2 y2, और एक पॉइंट है जिसका कोऑर्डिनेट है ए है जिसका कोऑर्डिनेट है x1 y1, तो हम बी ए का पोजीशन वेक्टर लिख देते हैं। तो पहले तुम क्या करो, इसमें ट्रायंगल लगाओ, मुझे मान लो कि बी तक पहुंचना है, मान लो एग्जांपल दैट बी तक पहुंचना है, तो बी तक कैसे पहुंच सकते हो? ऐसे, एक ऐसे जा सकते हो डायरेक्टली, तो ओ बी वैक्टर, और एक तरीका तो ये है कि ओ ए प्लस ए बी, तो मैंने लिखा देखो ओ ए प्लस ए बी इक्वल टू ओ बी, बहुत ईजी है, इसी को बोलते हैं ट्राइंगल ऑफ वेक्टर एडिशन, इसी को बोलते हैं स्पेशल लॉ। ओके, ज्योमेट्रिकल लॉ जो वेक्टर लॉ एडिशन है, उसके बाद ओ ए प्लस ए बी इक्वल टू ओ बी। अब यहाँ से क्या करो, मुझे ए बी चाहिए, ए बी, क्योंकि ए बी तो पोजीशन वेक्टर नहीं है ना, ए बी तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है। पोजीशन वेक्टर किसको बोलते हैं? जिसमें ऑरिजिन लगा हुआ है, तो ये भी पोजीशन वेक्टर है, ये भी पोजीशन वेक्टर है। तो जो ए बी वेक्टर है उसको मैं इसमें पोजीशन वेक्टर के टर्म में लिखना चाहता हूँ, तो लिख दो। तो ए बी वैक्टर इक्वल टू हो गया ओ बी माइनस ओ ए। अब एक चीज़ समझो, बहुत इंटरेस्टिंग है यहाँ पे, अगर ए बी वैक्टर लिख रहे हो तो देखो ये क्या हो गया, ओ बी माइनस ओ ए, यानी कि बी क्या है, इस ए बी का फाइनल पॉइंट है, ए बी वैक्टर का बी क्या है, फाइनल पॉइंट है, और ए क्या है, इनिशियल पॉइंट। तो फाइनल पॉइंट का पोजीशन वेक्टर माइनस इनिशियल पॉइंट का पोजीशन वेक्टर। मैं इसको थोड़ा सा एलोबरेट करता हूँ एग्जाम्पल लेकर के। देखो अगर मान लो मुझे ए बी वैक्टर निकालना था, तो क्या आया, अभी ए बी वैक्टर निकालना तो क्या आया, तब क्या करो, बी फाइनल है, पहले फाइनल लिखोगे, फाइनल का पोजीशन वेक्टर, तो ओ बी माइनस कर दोगे एक ओ ए को, मैंने प्रूफ करके बताया वहाँ पे, आपको सीधे अब लिखना है ऐसे। अगर मान लो पी क्यू लिखना है मुझे, पी क्यू लिखना है, पी क्यू लिखना है ऐसे, पी क्यू, तो पी क्यू लिखने के लिए होगा ये फाइनल क्यू है यहाँ पे, तो ओ क्यू माइनस ओ पी, बहुत आसानी से समझ जाओगे, बहुत ईजी है। ओके, फिर देखो जैसे मान लो मुझे आर एस लिखना है, आर एस, तो क्या करोगे, तो फाइनल क्या है, ऐसा है, तो ओ एस में से ओ आर माइनस कर दो, दिस इज द पोजीशन डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, पोजीशन वेक्टर के टर्म में। ओके, मतलब कि डिस्प्लेसमेंट वेक्टर लिखते हैं पोजीशन वेक्टर के टर्म में। जैसे मान लो मुझे बी ए चाहिए, बी ए चाहिए, तो कैसे निकालो बताओ, तो बी ए कैसे लिखोगे, ओ ए फाइनल हो गया, तो ओ ए माइनस ओ बी, दिस इज द ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर इन टर्म्स ऑफ पोजीशन वेक्टर। तो बहुत आसान है, अब आराम से देखो, तो क्वेश्चन देखो, तो आप बताओ ओ बी वेक्टर कैसे लिखोगे, थ्योरी देख लो तो लोग, बहुत आसान है। तो ओ बी में से ओ ए घटाना, तो ओ बी क्या है तुम्हारे पास, ओ बी तो x2 y2 मैंने मान लिया, तो x2 i मैंने बोला ना, जो पॉइंट रहेगा उसको i से मल्टीप्लाई करना, तो x कोऑर्डिनेट को i से मल्टीप्लाई कर दो, y कोऑर्डिनेट को j से, तो x2 i y2 j, ये ओ बी वेक्टर हो जाएगा, x2 i प्लस y2 j। क्लियर, समझ में आ रहा होगा आप लोगों को शायद। चलो उसके बाद ओ ए वेक्टर क्या हो जाएगा, ओ ए वेक्टर मैंने फिगर बनाने की जरूरत नहीं है, आपको डायरेक्टली लिखना है x1 i प्लस y j, तो x1 i प्लस वाई जे हो गया। अब क्या करो, आई वाले को आई में माइनस करो, जे वाले को जे में माइनस से मल्टीप्लाई कर दो, पहले मैंने माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया, माइनस से मल्टीप्लाई किया, ब्रैकेट हटा कर दो, माइनस प्लस वाला माइनस हो गया। अब देखो आई वाला को लो, x2 i और ये आई कॉमन है दोनों में, इसमें आई कॉमन ले लो, तो x2 माइनस x1 हो जाएगा, इसमें जे कॉमन है,
तो जे कॉमन ले लो, तो y2 माइनस y1 हो जाएगा, बीच में प्लस रहेगा, हो गया। ये ए बी वैक्टर निकल गया, x2 माइनस x1 और y2 माइनस y1। कितना आसान है। अब ए बी जो निकालोगे, अब कुछ नहीं करना आपको, देखो क्या करोगे मैं बताता हूँ। ए बी अगर निकालना ए बी तो फाइनल माइनस इनिशियल, ऐसे आना फाइनल माइनस, तो x2 में से x1 घटाओगे और y2 में से y1 घटाओगे, सिंपल। अब मैग्नीट्यूड भाई उसी तरह निकालेंगे। मैग्नीट्यूड क्या हो गया, आई वाला जो कोफिशिएंट ये x का काम कर रहा है, ये y का काम कर रहा है, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो गया, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर बाई 2। तुम जानते भी हो कि 2 पॉइंट के बीच का डिस्टेंस का फॉर्मूला भी होता है, डिस्टेंस फॉर्मूला होता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर बाई 2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आप लोगों ने पढ़ा होगा, यहाँ वेक्टर की हेल्प से आपका प्रूफ भी हो गया। मैग्नीट्यूड मैंने निकालते हैं। अब जैसे क्वेश्चन देखो, मैं क्वेश्चन बताता हूँ, क्वेश्चन ज़्यादा क्लियर होता है बात। जैसे पी है क्यू है, मुझे पी क्यू चाहिए, तो पी क्यू कैसे निकालोगे, ओ क्यू में से ओ पी घटा दो। पी क्यू चाहिए, अगर क्यू पी चाहिए, क्यू पी अगर चाहिए तो ओ पी में से ओ क्यू घटाओगे, ठीक है, ये बहुत आसान है। तो देखो, तो ओ क्यू माइनस ओ पी, तो ओ क्यू माइनस ओ पी लिख दिया। ओ क्यू क्या होगा, 4i प्लस 5j, ये 2i माइनस 3j, अब माइनस कर दो, माइनस 3j, ओके। सिर्फ एक्स कोऑर्डिनेट को आई से मल्टीप्लाई कर देंगे, जे को वाई कोऑर्डिनेट को जे से, बस इतना है ना। 4i में से 2i घटा दो 3i, मैंने डायरेक्टली नहीं किया, यहाँ लिख दिया आप लोग को। तो 4i में 2i गया तो 2i माइनस कर दो, 5j में से माइनस माइनस प्लस 3, तो 8j हो जाएगा। अब कैलकुलेशन कर लो, बस हो गया। मैग्नीट्यूड निकालना अगर, तो मैग्नीट्यूड निकाल दो, तो क्या होगा, रूट अंडर पी क्यू, रूट अंडर 2a स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर, रूट 68 हो जाएगा। रूट 68 को लिख दो तुम 2 रूट 17, ओके, बहुत ईजी है, कुछ भी नहीं है इसमें। 17×4 = ओके ओके। अब 3D में देखो, अब उसी तरह तुम 3D भी बना सकते हो, कुछ भी नहीं 3D में। 3D में देखो, ए कोऑर्डिनेट है, बी कोऑर्डिनेट है, अब आराम से डायरेक्टली करो, ओ बी माइनस ओ ए बी निकालना है मुझे, ए बी नहीं चाहिए तो फाइनल माइनस इनिशियल कर देना। तो अब तीन इसमें एक्स कोऑर्डिनेट, वाई कोऑर्डिनेट, जेड कोऑर्डिनेट भी आ गया था, इसको आई से मल्टीप्लाई करोगे, इसको जे से, इसको जेड से, के से, आई कैप जे कैप और के कैप, ओके। चलो, तो ओ बी हो गया, तो इस ओ बी माइनस ओ करो, तो 4i माइनस 5j प्लस 6j, ओके ओके, माइनस 6j, 6k कैप, ओके हो गया। उसके बाद इसको क्या लिखोगे, 2i प्लस 3j माइनस के, माइनस 1 को के से मतलब इतना आ जाएगा, माइनस कर दो, ओ बी माइनस ओ ए कर दो, क्या क्योंकि ए बी मैं लिख रहा हूँ डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। तो 4i में 2 आएगा तो कितना बचेगा, नहीं मैंने पहले माइनस को हटा दिया, अंदर से माइनस मल्टीप्लाई कर दिया, माइनस प्लस माइनस करके अपना ब्रैकेट में अंदर माइनस से मल्टीप्लाई कर दो, तो माइनस 2i प्लस माइनस 3i माइनस प्लस के हो जाएगा, कुछ भी नहीं है इसमें। 4i में 2i गया तो 2i बचेगा, 5j में, जे वाले को जे में करना, आई वाले को आई में से माइनस करना या प्लस करना, जो भी है उसका जो कैलकुलेशन होगा, और के वाले को के में, तो माइनस 5j माइनस 2j माइनस 3j, तो माइनस 8j, 6k में से के आ जाएगा, 7k हो गया। अब इसका मैग्नीट्यूड निकाल दो, तो इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर माइनस 8 का स्क्वायर, माइनस 8 नहीं भी लोगों चलेगा, प्लस का स्क्वायर से माइनस 8 ही जाएगा, प्लस 7 का होल स्क्वायर, हो गया, कुछ भी नहीं है इसमें। उसके बाद क्या हो जाएगा तुम्हारा, 4 का स्क्वायर हो जाएगा, ये 2 का स्क्वायर 4, 64 और 49 ऐड कर दो, रूट अंडर 117 होगा, 117 को आप लिख सकते हो 3 रूट अंडर 13। सो दिस इज़ वेरी इजी, बहुत आसान है, मैंने निकाल दिया। आपको सर डायरेक्शन कैसे निकालेंगे 3D में, तो डायरेक्शन निकालने के लिए 3D का एक अलग रूल है, जो आपको 12th में ज़्यादा यूज़ नहीं पड़ेगा, 2D का ही जरूरत पड़ेगा, कि 10 अल्फा इस्तेमाल करते ना, जैसे मैंने यहाँ पर मैंने पहला एग्जाम्पल बोला था, तो आपको कभी भी डायरेक्शन निकालना होगा तो 10 इस्तेमाल करना होगा। वैसे यहाँ पर मैंने बोल दिया था कि मिस्टेक है, ये क्वेश्चन यहाँ 4/3 होना चाहिए था। तो 2D में तो हमेशा 10 का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन 3D में हम लोग क्या करते हैं, कॉस का इस्तेमाल करते हैं। उसमें 3 एंगल लेना पड़ता है, कॉस अल्फा, कॉस बीटा, कॉस गामा, जो कि हम लोग अभी 12th में ज़्यादा यूज़ नहीं होगा। जहाँ पे यूज़ होगा मैं वहाँ पे आपको बता दूंगा, सो डोंट वरी, लेकिन मैं 11th में इसको पढ़ाऊंगा पूरा डिटेल से, चिंता नहीं करो आप लोग। ओके, एक और मैंने क्वेश्चन दे दिया आप लोगों को, भाई पी क्यू वाला एग्जाम प्रैक्टिस के लिए आप लोग कर सकते हो खुद से। ओके, तो पी है, पी पॉइंट क्या है, 10 - 1 1, क्यू है इतना, पी क्यू लिख रहा है मुझे, पी क्यू लिख दो। तो पी क्यू कैसे निकलो, डायरेक्टली करो, आप कुछ नहीं करना, x2 - x1 डायरेक्टली करो, डायरेक्टली घर जाता है ना आई वाला में, तो x2 - x1 करो, अब डायरेक्टली करना, अब इतना लंबा नहीं करना है, ओ क्यू लिखना, ओ पी लिखना, डायरेक्टली कर दो, -2 - 10, फिर 3 - -+1 हो जाएगा, डायरेक्टली कर दो, 2 - 5 हो जाएगा, ओके, तो डायरेक्टली कर दो, आप कुछ नहीं करना। तो -2 - 12 हो गया, ये फॉर्मूला में होता है ना, 3 माइनस प्लस होता है, फॉर्मूला में बीच में माइनस होता है, 3 -1 कर प्लस हो जाएगा, तो हो गया, ये हो गया आपका 12i माइनस प्लस 4j, आई माइनस 3k, यहाँ गलती मैंने कर दिया, -3k होना चाहिए, -3k सही कर देना आप लोग ये। ओके, मैं थोड़ा सा बड़ा करके बताता हूँ, यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक हो गया, छोटा छोटा गलती हो जाता है। तो 2 - 5 -3k होना चाहिए, ये गलती है, ओके ये गलती है, माइनस होना चाहिए यहाँ पर, कर लेना आप -3k, लेकिन मैग्नीट्यूड तो सेम आएगा, रूट अंडर पी क्यू -12 का स्क्वायर प्लस 144, 4 का स्क्वायर 16, -3 का स्क्वायर प्लस 9, तो 169 होगा, 169 का यूनिट कितना हो गया, स्क्वायर रूट 13, ओके बस ये तो बहुत ईजी है, कुछ भी नहीं है, तो आप लोग इसको देख लेना, बहुत आसान चैप्टर टॉपिक था, पोजीशन वेक्टर, ओके। तो आसान हो रही है, तो हम लोग थोड़ा सा वेट कर लेते हैं, तो उसे भी हमारा लेक्चर से कंप्लीट हो गया है। तो आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो स्क्रीनशॉट ले लो, ले लिया, उम्मीद करता हूँ कि स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आप लोगों ने, चलो ठीक है। चलो, तो अब हम लोग बात कर लेते हैं कुछ इम्पोर्टेंट बात। तो आप लोग पहली बात तो ये, अगर पूरा चैप्टर समझ गया आप लोग, ओके,
तो आप लोगों से मेरा रिक्वेस्ट है कि लाइक करके जाना, बिना लाइक किए मत जाना। ओके, बहुत मेहनत लगता है। ओके, आप लोग सपोर्ट करते रहो इस तरह, और दोस्तों में खूब शेयर करो ताकि मैं आप लोगों के लिए और अच्छा से अच्छा लेक्चर बना सकूँ। और आपको अगर कोई टॉपिक पे पर्टिकुलर कोई टॉपिक पे आप लोगों को परेशानी है, दिक्कत है, समझ में नहीं आ रहा है कोई बात, तो आप लोग मुझे कमेंट के ज़रिए बता सकते हो सर कि इस टॉपिक पे आप मुझे वीडियो बना दो, मुझे बहुत दिक्कत है। कोई भी टॉपिक पे आपको, फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, मैथ में। वैसे तो मैं कंप्लीटली डाल रहा हूँ धीरे धीरे करके, धीरे धीरे डाल रहा हूँ क्योंकि बहुत मेहनत लगता है। लेकिन आप लोग अगर कोई पर्टिकुलर कोई टॉपिक पे चाहते हो तो आप लोग को कमेंट में लिख कर बताओ कि सर हमको इस टॉपिक पे चाहिए, हमको इस टॉपिक में प्रॉब्लम है, तो मैं ज़रूर बताऊंगा, क्योंकि ज़रूर बनाने की कोशिश करूंगा। ठीक है, और आप लोगों का सपोर्ट चाहिए, इस तरह सपोर्ट करते रहो। दोस्तों में खूब शेयर करो, हर दोस्त को बताओ, हर दोस्त तक एकदम क्वालिटी एजुकेशन बताओ। आपको जो आप अपने क्लास में पढ़ रहे होगे, आप यहाँ पढ़ रहे होगे, आपको समझ में आ रहा होगा, आपको मैं यहाँ पे वीडियो में आपको पूरा नोट्स भी दे रहा हूँ, नोट्स भी प्रोवाइड कर रहा हूँ फ्री ऑफ कॉस्ट, फ्री ऑफ कॉस्ट, इसका कोई चार्ज नहीं है आपको। और उसके अलावा जो है बच्चों को आप अपने दोस्तों को बोल सकते हो, शेयर कर सकते हो, खूब शेयर कर दो। मैं अपनी ड्यूटी कर रहा हूँ, आप अपना ड्यूटी करो। ओके, शेयर करोगे, आपको आपका किसी एक बच्चे का भला हो जाएगा। आप नहीं पढ़ रहे हो लेकिन कोई दूसरा आपका दोस्त पढ़ रहा है, उसका भला हो जाएगा, तो इससे बड़ी खुशी वाली बात क्या हो सकती है आपके लिए। ठीक है, तो चलो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग पढ़ने वाले हैं वेक्टर के बारे में पढ़ेंगे। 2 लेक्चर और आएगा वेक्टर का, मल्टीप्लिकेशन पढ़ने वाले हैं हम लोग। ठीक है, तो मल्टीप्लिकेशन में 2 तरह का हम लोग को मल्टीप्लिकेशन पढ़ना है। एक पढ़ना है वेक्टर मल्टीप्लिकेशन, एक पढ़ना है स्केलर मल्टीप्लिकेशन। तो अगला लेक्चर जो आने वाला है वो स्केलर मल्टीप्लिकेशन यानी डॉट प्रोडक्ट। 12th में बहुत ही यूज़ होता है, बच्चे को उसका कंसेप्ट नहीं पता होता है, फार्मूला खाली पता होता है कि सर ए डॉट बी इक्वल टू ए बी कॉस थीटा, ए क्रॉस बी इक्वल टू ए बी साइन थीटा। मैं सबका मतलब समझाऊंगा, कंसेप्ट दूंगा, ताकि आपको 12th में कोई दिक्कत ना हो। 11th वाले बच्चे भी देख सकते हैं, अदरवाइज मैं 11th का एक और वेक्टर का बहुत डिटेल लेक्चर लेकर आने वाला हूँ, सो डोंट वरी। ओके, चलो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में इसी के साथ। ओके, हम लोग आज का लेक्चर खत्म करते हैं यहीं पे। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम, बी हैप्पी, नो बी पी, सी यू देन, बाय बाय।